हेलो हेलो हेलो, जल्दी से आ जाओ, जुड़ जाओ मेरे साथ। हेलो स्टूडेंट्स, किधर हो भाई सभी के सभी? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाए मेरे साथ। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? कोई आया ही नहीं क्लास में, बड़ी ताज्जुब वाली बात है भाई। किधर रह गए सभी के सभी स्टूडेंट्स? भाई सभी के सभी प्लीज फटाफट से आ जाए, फटाफट से जुड़ जाए। दिस इज मी और काजल चौधरी मैम। हेलो दोस्तों, प्लीज फटाफट से क्लास में आ जाएं, जुड़ जाएं। मेरे ख्याल से क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है। वाई आर यू नॉट कमिंग इन द क्लास? हाँ भाई, किधर रह गए सभी के सभी? फटाफट से आए, फटाफट से जुड़ जाएं मेरे साथ। दिस इज मी और मैम। वेरी मच बैड यार, जब तक आओगे नहीं मैं अकेले कैसे पढ़ा दूंगी। आज तो टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो खुद पढ़ा दो और आप लोग बाद में पढ़ लो। आपको तो हैंड टू हैंड अंडरस्टैंडिंग करवानी पड़ेगी। सो गाइज, आई कांट सी यू वेदर यू आर नॉट। हेलो 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 हेलो, हाय। इज इट फाइन? सभी के सभी स्टूडेंट्स ठीक हो आप कि नहीं हो? चलिए दोस्तों, तो आप लोग शायद से रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि हमें साइंस पढ़नी क्यों जरूरी होती है। आखिर हम साइंस ही क्यों पढ़े, हमारा क्या मतलब है साइंस पढ़ने से, या साइंस को पढ़ते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताकर चलूंगी आज हैंड टू हैंड। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप एक साइंस टीचर है तो आपको बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, सो दैट आप बच्चे को अंडरस्टैंड करवा सकें जो चीज आप पढ़ा रहे हो, या बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सके। सबसे पहले एक टीचर को उनका रूल्स, अप्रोचेस, स्ट्रैटेजी, ये सारी की सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए पढ़ाना चाहिए, सो दैट आपकी जो एजुकेशन है, आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो क्वाइट इंटरेस्टिंग बन जाए। इंटरेस्टिंग से यहाँ पर मतलब है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो बच्चे के अच्छे से बढ़िया से समझ आ जाए। तो ये क्या चीज होती है? ये चीज होती है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इन द साइंस, जिससे आप लोगों की एजुकेशन है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग एजुकेशन रहेगी उतना ज्यादा आपके लिए भले की बात होगी, क्योंकि क्लास में जब तक बच्चा आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा, जब तक आप चीजें देख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आपसे बात की जा रही किस चीज के बारे में? अब देखिए यहाँ पर मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल करा है, अप्रोचेस और स्ट्रेटेजीज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रोच और स्ट्रेटेजी में बेसिक अंतर क्या होता है, उपागम और कार्यनीति में मेन अंतर क्या चीज होता है। तो देखिए, जब कभी भी मैं आपसे अप्रोच के बारे में बात करूंगी तो इसको हम ब्रॉडर सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉडर सेंस का यहाँ पर आप लोगों से मतलब हुआ कि स्ट्रेटेजी एक बात की चीज है। सबसे पहले हम अप्रोच करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने अप्रोच करा होगा कि आपको सीटेट की तैयारी करनी है। तो सीटेट की तैयारी करने तक आप जितने भी प्लान्स बनाओगे वो स्ट्रेटेजी कहलाएगी, और अप्रोच जो आपने फर्स्ट अपने माइंड में जो थॉट लाए हो कि भैया हमें सीटेट क्लियर करना है, तो दैट इज योर अप्रोच। तो अप्रोच एक हमारी नॉर्मल जनरल से सोच जो हम सोचते हैं, स्ट्रैटेजी जितनी भी हम प्लानिंग्स करते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, उसको हम स्ट्रैटेजी बोलकर चलते हैं।
सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे एक सोचने समझने का तरीका है उस डायरेक्शन में जिससे हम पाना चाहते हैं। तो अप्रोच कुछ नहीं होता, अप्रोच आपका एक सोचने समझने का बढ़िया निश्चित तरीका होता है जिससे आप क्या करते हैं, जिससे आप किसी भी चीज को सोचते हैं और समझते हैं। जैसे उपागम एक उपयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है, इसका अर्थ निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक निर्धारित दिशा में करना चाहिए और इसका चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसका चिंतन करना चाहिए। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उदाहरण जैसे एक अध्यापक अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में रचनावादी उपागम का प्रयोग करता है, इसका अर्थ है वह जो भी कार्यनीति को प्रयोग करता है वो रचनावादी की सहायता से होगी और नवीन शिक्षा कार्यनीति की तकनीकों को उपागम के लिए निर्देशित किया जाएगा। सिंपल सा मेरा आपसे ये कहने का मतलब है कि देखिए, जब कभी भी आपसे ये चीज बताई जाती है कि आपको अप्रोच करना है, आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है, तो अप्रोच के लिए सबसे पहले होती है आपकी ओपन थिंकिंग। आप बच्चे को अगर पढ़ाओगे तो सबसे पहले आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि आप बच्चे को इस तरीके से चीजें अंडरस्टैंड करवा सकते हो या आप इस तरीके से बच्चे को चीजें समझा सकते हो। अगर आप उस चीज में कामयाब रहे मेरे प्यारे साथियों, तो बच्चे की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ेगा। वरना जनरली आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, पार्टिसिपेंट्स तो मुझे नजर आ रहे हैं लेकिन चैट मुझे नजर नहीं आ रहा। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जितनी भी आप लोगों की नवीन शिक्षा होती है, तकनीकी के माध्यम से हम उपागम को क्या करते हैं, निर्देशित करके चलते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, हम लोग उपागम को निर्देशित करके चलते हैं। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना, चाहे आप साइंस पढ़ लो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, जब तक आपकी प्लान्स और स्ट्रैटेजी बराबर क्लियर नहीं होंगे स्टूडेंट्स को, जब तक उसको पढ़ाने का लिखाने का कोई भी फायदा किसी भी प्रकार से नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है ऑन द अदर हैंड, स्ट्रेटेजी एक प्रॉपर और सिस्टमैटिक प्लान होता है विच एम्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। देखो मैंने वही बोला, जितनी भी आप लोगों की प्लानिंग होती है अपने प्लान को सक्सेस करने में, उसको हम स्ट्रेटेजी बोलकर चलते हैं। उसको हम क्या बोलकर चलते हैं, उसको हम स्ट्रेटेजी बोलकर चलते हैं। मतलब मेरा जो भी प्लान है, मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ, मैं DSSS भी क्लियर करना चाहती हूँ, मैं KVS क्लियर करना चाहती हूँ, तो मैंने अपने दिमाग में सोचा है। अब सोचने से तो कुछ नहीं होता है, आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेंगी, आपको एनालिटिक्स करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, आप लोगों की स्ट्रैटेजी के अंदर आती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल पेडागोजिकल प्रोसेस बाय मींस ऑफ यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्निक्स। आप भैया आप यहाँ पर क्या करोगे, स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं कि मैंने प्लान बना लिया। हम क्या करते थे 11th-12th क्लास में, बड़ी सारी चीजें सोच लेते थे कि भाई 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे। हमने अप्लाई नहीं करा है, हमने सिर्फ सोचा है, अप्रोच किया है, स्ट्रैटेजी तैयार करी है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने पढ़ाई नहीं करी है ना। अगर आप स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रहे हो, स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप बच्चे को पढ़ना लिखना सिखा रहे हो मेरे प्यारे साथियों, तो स्ट्रैटेजी आप लोगों की करेक्ट डायरेक्शन में जा रही है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं क्लास में मैग्नेट पढ़ाने जाऊं या केमिकल फिजिकल चेंज ही पढ़ाने जाऊं, तो मेरे पास ऐसे कुछ उदाहरण होने चाहिए जिससे मैं डे टू डे लाइफ से जोड़ सकूं। मैंने स्ट्रैटेजी सोची है कि आज मैं बच्चों को लाइट पढ़ाऊंगी, आज मैं बच्चों को लेजर लाइट दिखाऊंगी कि भैया लेजर लाइट और नॉर्मल वाली लाइट में कितना डिफरेंस होता है, वो पोलराइज्ड हो जाती है, पोलराइज्ड नहीं होती है, सिंगल वे में घूम जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें, जितने भी आप अप्रोच कर रहे हो, जितने भी आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, जितने भी आप प्लानिंग्स कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने के समझाने के, उसके इर्द गिर्द ही आपकी दुनिया घूमनी चाहिए। ठीक है, तो टेक्निक इज अ स्किल टू एंगेज लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इट्स अ पर्टिकुलर वे टू अकम्प्लिश द टास्क ऑब्जेक्टिव। ये चीज भी आप लोग बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। इज इट फाइन और नॉट? हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे मैसेज करिए क्योंकि मैं आपका मैसेज देख ही नहीं पा रही हूँ। आई कांट सी योर कमेंट्स, नॉट इवन अ सिंगल वन। मैं कुछ भी कमेंट आपका देख ही नहीं पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग हियर, बट आई डोंट नो, आई कांट सी यू। मैं साइड हट जा रही हूँ, एक बार पढ़ लो, कोई और दिक्कत होगी तो हम समझाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ किस चीज के बारे में, कंस्ट्रक्टिविस्ट।
ये वर्ड मुझे सबसे ज़्यादा डेंजरस लगता है बोलने के उसमें, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की अगर आप लोग बात करोगे तो देखिए, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप क्लास में पढ़ाने जाओगे, आपके दिमाग में सिर्फ 2 ही सवाल होने चाहिए कि आज क्या पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। तो जैसे आपकी क्लास में भी जब टीचर आता होगा तो वो आपसे पूछता होगा कि बच्चों, आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं? और अगर आपके टीचर ने ऐसा मेथड को इस्तेमाल नहीं करा है तो वो आपको इस्तेमाल करना है अपनी क्लास में। तो देखिए, जब कभी भी एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है तो 2 प्रश्न उठते हैं कि क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ना है। शिक्षक से अपेक्षा की जाती है वह पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु ज्ञान के साथ-साथ शिक्षा शास्त्र से भी अच्छी तरह सुसज्जित हो। शिक्षार्थी के ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक अधिगम की विभिन्न रणनीतियों को अपना सकता है, जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र के दायरे में आती है। कई रचनावादी शिक्षा शास्त्र उपलब्ध हैं जो सामान्य सिद्धांतों को साझा करते हैं और संकेत देते हैं कि रचनावादी शिक्षा शास्त्र में 8 कारक आवश्यक हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है जोड़-जोड़ के चीज़ों को आगे पढ़ाना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को पूरी ह्यूमन बॉडी पढ़ाना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं पेट से स्टार्ट करूंगी पढ़ाना। हम खाते हैं, हम दिन भर खाते हैं, एनर्जी मिलती है, तभी तो हम दिन भर के सारे कार्य कर पाते हैं। अगर ये एनर्जी होगी ही नहीं हमारे पास तो हम कैसे काम कर पाएंगे? खुद बताइए ना आप। हमारा काम कर पाना तो असंभव हो जाएगा। तो इसको हम रचनात्मक बोलते हैं। यानी मैं चीजें जोड़ूंगी, जोड़ जोड़ के आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग बिल्कुल रचनात्मक बोलते हैं। इज इट फाइन? आपको समझ आ रहा है? मैं आपके कमेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप हो क्लास में कि नहीं हो। हाय रूबी, अच्छा आपने आप कमेंट करने स्टार्ट करे, अब कमेंट आपके नजर आ रहे हैं मुझे। मैं तो परेशान हो गई थी कि आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाएगी किस चीज के बारे में? आप लोगों से बात की जाएगी कि भैया वो 8 कौन से कारक हैं, 8 वो ऐसी कौन सी चीजें हैं रूबी जिसकी वजह से बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, बच्चे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली बात है कि लर्निंग शुड टेक प्लेस इन ऑथेंटिक एंड रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, बच्चे को किसी भी प्रकार की मूर्खता भरी बात आपको नहीं पढ़ानी है, आपको हमेशा उसको ऑथेंटिक जानकारी देनी है, उसको रियल जिंदगी से जोड़ना है। अगर आप ऐसा कर पाने में संभव होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसा कर पाने में संभव नहीं होते तो बिल्कुल गलत बात है। सेकंड, आपको उसको हमेशा और हमेशा सोशल नेगोशिएशन और मेडिटेशन से जोड़कर चलना है। आपको ये भी बताना है कि भैया जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में कैसे पढ़ा होगा, विज्ञान अभिशाप है या वरदान, है ना? इस टाइप की चीजें। तो इस टाइप की चीजों से सिर्फ एक ही मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, क्या? वो मतलब सिर्फ इतना है कि क्या आप बच्चे को उसकी रियल जिंदगी से कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इस चीज में संभव है तो आप यकीन मानिए, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसको, चाहे साइंस पढ़ाओ, एसएसटी पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ, वॉट एवर द सब्जेक्ट इज, आप उसको बेहतर तरीके से शिक्षित कर सकते हैं। और अगर आप उसको कनेक्ट नहीं करवा पा रहे हो तो बच्चा तो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा आपकी क्लास में। इज इट फाइन? भाई 4 में से चारों बच्चे कौन कौन है, जरा अपना नाम बता दो एक बार मुझे। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए, अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही, कंटेंट एंड स्किल शुड बी अंडरस्टैंड विद द फ्रेम ऑफ द प्रायर नॉलेज। ये देखिए सबसे बेसिक पॉइंट होता है, जब तक आप बच्चे का मेंटल स्तर नहीं जान जाते तब तक आप उसको शिक्षित करने में सक्षम नहीं होंगे। जब तक आप ये नहीं जान जाते कि आपका बच्चा कितनी चीजें जानता है, कितनी चीजें पढ़ चुका है, कितनी चीजें उसको पढ़नी है, क्या उसका फ्रेमवर्क है। जैसे मैं बच्चों को अगर सेंस ऑर्गन्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो सबसे पहले, हाय सबा, सबसे पहले मैं बच्चे को बताऊंगी कि क्या आपने गर्म चीज को टच करा है, क्या आपने ठंडी चीज को टच करा है, आपके हाथ जल जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मैं बच्चे से उसकी प्रायर नॉलेज जानने की कोशिश करूंगी कि कितने सेंस ऑर्गन्स को वो जानता है, कितने सेंस ऑर्गन को वो यूज कर चुका है। इज इट फाइन? कंटेंट एंड स्किल मस्ट बी रेलिवेंट, बिल्कुल सही और शिक्षित जानकारी आप लोगों को देनी है। हाय बबीता, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने फिजूल में कुछ भी बच्चे को पढ़ा डाला और बच्चा बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है। जैसे मैं 5वीं क्लास में जाकर न्यूटन के नियम डेफिनेशन लिखवा दूं, उसका फॉर्मूला डिफाइन करवा दूं, क्या मतलब बनता है 5वीं क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास का डेरिवेशन करवाने का? तो कंटेंट उसके काबिल है ही नहीं। भाई जितना बच्चे का मेंटल स्तर होगा आप बच्चे को उतना ही तो पढ़ाओगे, फालतू फिजूल में क्यों पढ़ाओगे? तो आपका कंटेंट हमेशा रेलिवेंट होना चाहिए, फ्रेमवर्क टू द प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। पिछला क्या पढ़ा है, पिछला कितना याद है? हम पढ़ते हैं ना कि बच्चों आपने 8वीं कक्षा में ये पढ़ा था, चलो आप 9th क्लास में आ गए तो 8th क्लास का कुछ कनेक्ट करके 9th में पढ़ा दो। हाय बबीता, हेलो।
अच्छा, आप लोग लिख रहे हो साथ-साथ कि नहीं लिख रहे हो? मैंने तो ये पूछा ही नहीं आज। बबीता, सबा, रूबी, आप लोग लिख रहे हो इनको, नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हो, लिख रहे हो? रूबी लिख रही हो? आप मुझे बता देना मुझे कहाँ पे स्टॉप करना है। मैं बढ़ूँ आगे की तरफ? बस थोड़ा-थोड़ा लिख लो, रेलेवेंट होना चाहिए, प्रायर नॉलेज के हिसाब से होना चाहिए। अपने हिसाब से लिख लो जितना आपको ठीक लग रहा हो, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें लिखोगे तो आपके जल्दी दिमाग में घुसेंगी बातें। सब आपने लिखा नहीं अभी तक। आपको पता है ना लिखना होता है जितना मैं अंडरलाइन करती हूँ। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है, स्टूडेंट शुड बी असिस्ट फॉर्मेटिवली सर्विंग टू देम एक्वायर फर्दर लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी छात्रों का मूल्यांकन औपचारिक रूप से किया जाना चाहिए। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, एक डायलॉग अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि भैया टीचर और पेरेंट्स बच्चे के सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। मदर बेस्ट फ्रेंड होती है घर तक, उसके बाद टीचर उसका फ्रेंड बन जाता है। तो आप लोग कभी भी अगर आपके स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या दिख रही है, समस्या का समाधान आपको करना चाहिए। आपको उसके साथ एक स्टूडेंट टीचर के अलावा एक फ्रेंड का रिलेशन भी रखना चाहिए। जैसे ईशान वाली पिक्चर, माय वन ऑफ द फेवरेट, जिसमें उस बेचारे के साथ ढेर सारे सितम हो रहे थे। ढेर सारे सितम हो रहे थे बेचारे ईशान के साथ, लेकिन आमिर खान उसकी ज़िंदगी में आया। एक अच्छा टीचर बना। उसने समझने की कोशिश करी कि कहाँ पर चीज़ें लैक हैं, कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, कैसे चीज़ों को आप एक्सप्रेस कर पाओगे। उसने ईशान का मेंटल लेवल जाना, उसको इस हिसाब से पढ़ाना, समझाना स्टार्ट करा। तो ये पिक्चर काफ़ी अच्छा उदाहरण है, ताकि आप बच्चे को मदद कर सकें। सेल्फ स्टूडेंट को आपको बनाना चाहिए सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ मेडिएटेड और सेल्फ अवेयर। यानी बच्चा चीजें सुने, समझे, प्रयोग करे और जाने। आपको बच्चे के अंदर ये तीन खास तौर पर काबिलियत उसके अंदर पैदा करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं साइड हट जाती हूँ, जितना भी मैंने मार्क करा है आपको कॉपी करना है अभी। हाय विनीता, गुड आफ्टरनून डियर, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या आप समझे, आप बच्चे को सेल्फ रेगुलेटरी बनाएंगे सो दैट बच्चा आप पर ज्यादा डिपेंड ना रहे। बच्चा चीजों को करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्लेइंग, ये सारी की सारी चीजें हों। इज इट फाइन? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो भाई, बढ़ू मैं आगे। कुछ बोल ही नहीं रहे हो। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू बिकम सेल्फ रेगुलेटरी हो गया। टीचर शुड प्राइमरली सेव एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, नॉट इंस्ट्रक्टर। आपको सबसे पहले तो ये ट्राई करना है कि आपको बच्चे को किसी भी प्रकार से सारी की सारी चीजों को समझाना है। आपको उस पे किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं बनाना है, उसकी मार पिटाई नहीं करनी है, रट्टाफिकेशन पे कोई जोर नहीं देना है। एनसीएफ 2005 कड़े शब्दों में निंदा करता है रट्टाफिकेशन की। अगर आप बच्चे को रटने पर मजबूर कर देते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा खतरनाक स्टेप होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 चाहता है कि बच्चा सीखे। जो चीजें आप सीखते हो वो आप लंबे अरसे तक याद रखते हो, जो चीज आप रट लेते हो तो वो शॉर्ट टाइम के लिए आपको याद रहती है, उसके बाद आप भूल जाते हो। ये वाला पॉइंट और लिख लो, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। आत्म जागरूक तो आपको पता होना चाहिए कि पढ़ रहा है बच्चा तो आत्म जागरूक तो होगा ही होगा 100%।
क्लियर? बबीता जी सबने लिख लिया? एक बार रूबी तुम बता दो, रूबी बता दो, बबीता, सवा, विनीता, जितनी भी लड़कियां हैं क्लास में, आपने लिख लिया है? डन है ना? चले नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करती हूँ, टीचर शुड प्रोवाइड फॉर एनकरेज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। अगर मुझे मेरे बच्चों को मैग्नेट के बारे में बताना होगा, मान लो मैं बच्चे को मैग्नेट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर दो टाइप की चीजें ले जाऊंगी। एक तो मैं ऐसी चीजें ले जाऊंगी जो आयरन होगा, एक मैं प्लास्टिक ले जाऊंगी, वुड ले जाऊंगी, ऐसी चीजें ले जाऊंगी जिनमें मैग्नेट का पीस एक बार को तो अट्रैक्ट करेगा, दूसरी बार को मैग्नेट को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसके पास क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि आप क्लास में क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि आप बच्चे को किस प्रकार से शिक्षित करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसी वजह से हमें यहाँ पर बोला जाता था कि आपको पढ़ाते समय TLM का इस्तेमाल करना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपको किस चीज का इस्तेमाल करना है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज फटाफट से कॉपी करो, मैं जल्दी से फटाफट कॉपी करो। मैं साइड हट रही हूँ, प्लीज कॉपी द सेंटेंस राइट नाउ। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर कोई भी सवाल पूछना है तो आप फटाफट से पूछ सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में सब कोई जानता है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताने की कोशिश करती हूँ, ये आपको सारा का सारा पेज लिखना है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एनसीएफ 2005 ने कड़े शब्दों में निंदा करी थी कि रटना तो है ही नहीं, रटाओगे तो फिर टीचर का क्या काम है, बच्चा तो किताब से भी रट सकता है। तो आप लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि ब्लैक और मिकलिंटन 1995 में उन्होंने एक्सप्लेन करा था इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन आइकन मॉडल, जिसके 7 स्टेप्स होते हैं। ये सातों के सातों स्टेप्स मैं आपको बताकर चलूंगी कि आपको बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या स्ट्रेटेजीज आपको इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन देखनी है, इंटरप्रिटेशन देखना है, कंटेक्सचुअलाइजेशन देखना है, कॉग्निटिव का मतलब बुद्धि के हिसाब से पढ़ाना है, कोलैबोरेशन करना है, चीजों को कलेक्ट करके जोड़ना है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन करवाना है और मल्टीपल मैनिफेस्टेशन करवाना है। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये क्या चीजें होती हैं, मैं आपको अभी बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगी। मैं जरा सा साइड हट जाती हूँ सो दैट आप कॉपी कर लो। पूरी पेडागोजी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स यही हैं, क्योंकि यहां से सवाल पूछने के लिए हर हालत में आता है 100%। मैं साइड हट रही हूँ सो दैट यू कैन कॉपी। ठीक है, स्टूडेंट्स एक दिल भेजेंगे मुझे अभी के अभी, अगर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तुम्हारे मैसेजेस अटक रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मुझे आगे बढ़ना है कि रुके रहना है। एक एक दिल भेज दो सो दैट मैं समझ पाऊं कि आपने लिखना स्टार्ट कर दिया है। सभी के सभी स्टूडेंट्स आज क्लास में दिक्कत क्या हो रही है, एक एक दिल भेज दो जरा।
स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने? मैंने आपको मैसेज भेज दिया। आपको मैं दिखाई पड़ रही हूँ ना अच्छे से? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास रुकी पड़ी है। तो ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, कॉग्निटिव कोलैबोरेशन, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन एंड मल्टीपल मैनिफेस्टेशन, दैट्स इट। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। एक एक बार प्लीज मुझे यस मैम और यस मैम और कर दो। स्टूडेंट्स डन। आई लव यू ऑल यार, तुम लोग बढ़िया इसलिए लगते हो मेरे को क्योंकि तुम बढ़िया एकदम लिख लेते हो। और ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लड की वजह से नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अच्छा, फ्लड आ गया क्या कहीं पर? कहाँ पर आया है बबीता जी, एक बार बता दो यार, मेरे को तो देश दुनिया की बिल्कुल खबर नहीं है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं क्लास आज जल्दी बंद कर दूंगी। बस यही टॉपिक पढ़ लीजिए आप लोग, अगर फ्लड का कोई इशू हो रहा है आप लोगों के साथ, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए सो दैट आपके मोबाइल में इतने नेटवर्क हो कि आप देश विदेश की खबरें जान सके। इसीलिए शायद क्लास में बच्चे नहीं है। तो बस आज लास्ट ये पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आपके पास है 5E लर्निंग मॉडल, जिसे हम 5E बोलते हैं। देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं 5E मॉडल की, तो इसमें आप लोगों को बच्चे को एंगेज करना है, यानी बच्चे को जोड़ कर रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लास में और बच्चे क्लास से बाहर भाग गए कि हमें तो मन ही नहीं लग रहा है हमारा क्लास में। बस 2-3 मिनट और आपकी क्लास, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगी, डोंट वरी। सेकंड है आप लोगों को एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब ये नहीं कि बच्चों को बाहर गार्डन में घुमाने ले गए। बच्चों को आप मेंटली एक्सप्लोर करवाइए कि ये चीज ऐसे होती है, ये चीज वैसे होती है, अगर ये ना होता तो क्या होता। तो आपको हर तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट करना है किस चीज का, बच्चे का। नेक्स्ट होता है एक्सप्लेन करना। आप चीजों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो आपके हाथ में होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे बच्चों को फूड कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने हैं तो मैं डिफरेंट डिफरेंट फूड के सैंपल्स लेकर आऊंगी, ताकि मैं छोटे बच्चों को दिखा सकूं कि प्रोटीन इसमें होता है, फैट ये होता है, विटामिन जी होता है, फलाना ठिकाना, जितनी भी चीजें होती हैं। तो आपको क्या करना है, बच्चे को एक्सप्लोर भी करवाना है, एक्सप्लेन भी करना है, इलेबोरेट करना है। मान लीजिए किसी ऐसे टॉपिक में इशू आ रहा है जिसमें छोटे उससे स्तर से आप पढ़ा नहीं सकते हो, या छोटे लेवल पर आप बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करो। उसके बाद बच्चा कितना सीखा है, बच्चा कितना नहीं सीखा है, तो आपको ये सारी की सारी चीजें इवेल्युएट भी करनी है। क्या करनी है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को इवेल्युएट भी करनी है। तो ये 5E आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। इंगेज है, एक्सप्लोर है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवेल्युएट। ये सारी की सारी चीज आप लोगों को बढ़िया से ध्यान में रखकर चलनी है। संकलन, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत और मूल्यांकन, ये 5E मॉडल होते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मैं साइड हट जाती हूँ, फटाफट से लिख लो। अगर फ्लड जैसी कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों के साथ तो मैं क्लास आज यहीं तक रख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं साइड हट जाती हूँ पहले तो। बच्चों 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 बच्चों, आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? प्लीज एक एक बार मुझे यस मैम कर दीजिए, सो दैट मैं आपकी चीजें समझ पाऊं। बच्चों आप लिख चुके हैं इसको कि नहीं लिखा है? एक बार स्टूडेंट्स, क्या आप लिख चुके हैं? किसी को भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या आज?
चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास में कोई है ही नहीं और जब तक आप नहीं होंगे, आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो आप समझ भी नहीं पाएँगे चीज़ें क्या चल रही हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, क्लास आज यहीं तक रखते हैं। कल जब नेटवर्क सुधर जाएँगे आप लोगों के, तब हम क्लास कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि मैं ऐसे समझ ही नहीं पा रही हूँ। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ा दिया जाए, मैं पढ़ाकर निकल जाऊँ। मुझे एक-एक पॉइंट पर आप लोगों की क्लैरिटी चाहिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। प्लीज़ क्लास को रेट कर दीजिएगा, थोड़े बहुत नेटवर्क भी आ रहे हों तो। ओके, बाय बाय।